बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के ट्रांजिस्टर किस तरह बनता है। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देख चुके हैं कि ये हम इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद ट्रांजिस्टर के 3 रीजन देख चुके हैं, जो कि एक्टिव था, कट ऑफ था और सैचुरेशन रीजन। हम ये 3 रीजन इनके देख चुके हैं, मतलब इनका मानी देखा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उसको मैंने कहा था कि 2 तरह के हैं, PNP, NPN। इसी तरह से इसके 3 टर्मिनल्स हैं, इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं। मैंने कहा था अगर 3 टर्मिनल्स हैं इस डिवाइस के, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो भी 3 होंगी। अब जो 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, बेस, एमिटर, बेस, कलेक्टर, दोनों टाइप के जो ट्रांजिस्टर हैं इनके हर एक के 3 टर्मिनल्स हैं। इसी लिहाज से इनकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उनका नाम कुछ इस तरह से है। नंबर 1 है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 3 कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर्स के 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अभी किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में, कोई ट्रांजिस्टर का अगर कोई सर्किट बना हुआ है तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, वो हम देखेंगे। अगर तो ट्रांजिस्टर के इनपुट लूप और आउटपुट लूप हम जो अभी स्टडी करेंगे, अगर तो कोई टर्मिनल ट्रांजिस्टर के इनपुट लूप और आउटपुट लूप, अगर कोई ट्रांजिस्टर की पिन इनपुट लूप में भी आ रही है और आउटपुट भी लूप में भी आ रही है, तो हम कॉमन, और वो जो पिन आ रही है वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अगर तो इनपुट और आउटपुट लूप में बेस कॉमन आ रहा है तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर एमिटर कॉमन आ रहा है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर कलेक्टर कॉमन आ रहा है तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जो आज हम अभी देखेंगे वो हम देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है जी, कि इधर से पता लगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में बेस कॉमन होगी। मैं लेट्स सपोज एक ट्रांजिस्टर बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया PNP ट्रांजिस्टर, और इसमें एक ये टर्मिनल है, एक ये और ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा कलेक्टर, और इसको मैं एमिटर कह देता हूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि जो बेस एमिटर जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। तो ये मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस वोल्टेजेस दे दिए VEE। इसी तरह जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बाइस होगा, तो इसको ये मैंने कह दिया, इसको मैंने VCC वोल्टेजेस दे दिए। तो जो जंक्शन है ये वाला, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, जो जे जंक्शन है ये रिवर्स बाइस हो गया PNP के अंदर। अभी इसमें यह है कि हमारे पास एमिटर टू बेस जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो इसकी वजह से, एमिटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से एमिटर टू कलेक्टर भी करंट गुजरता है। अभी हम इस पर लूप एनालिसिस करना चाहें तो एक हमारे पास ये लूप बनता है और एक हमारे पास ये लूप बनता है। दोनों लूप के अंदर हमारे पास कॉमन कौन से टर्मिनल आ रहा है, वो ये हमारे पास बेस वाला टर्मिनल आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहेंगे कि ये हमारी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है।
और इसमें हमने ये स्टडी किया था कि पीएनपी के अंदर जब हम मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं तो करंट अमीटर के अंदर एंटर होगा जिसको आई ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्टर से करंट एग्जिट करेगा जिसको आई सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस के अंदर से भी करंट बाहर निकलेगा जिसको आई बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आई बी करंट बेस में से निकलेगा। और इसका हमने सिंबल भी देखा था कि जो हमारे पास जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती हैं। ये जो डाउन पिन है ये मीटर कहलाती है, मतलब जिसके ऊपर एरो बना होता है, और ये कलेक्टर है और ये हमारा बेस पिन है। तो पीएनपी को जब हमने अभी बाइस किया तो अमीटर का करंट इसमें एंटर होगा, बेस का करंट इसमें से लीव करेगा, इसी तरह कलेक्टर करंट भी आईसी लीव करेगा। तो केसीएल इस पे लगाएंगे तो अमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये तब था जब हमारे पास ट्रांजिस्टर था पीएनपी टाइप। अभी जो दूसरा हमने ट्रांजिस्टर देखा वो था एनपीएन। एनपीएन ये हमारे पास कलेक्टर, ये अमीटर, ये बेस। तो इसके अंदर भी जो अमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन ये वाला जंक्शन रिवर्स बाइस। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है करंट पीएनपी की जो अंतर करंट की डायरेक्शन से उसके अपोजिट गुजरेगा। इसमें कलेक्टर में करंट एंटर होगा, बेस से एग्ज़िट करेगा और इधर एमीटर से भी एग्ज़िट करेगा। सॉरी, बेस के अंदर करंट एंटर होगा और इधर ये बन जाएगा एमीटर करंट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट के सी एल के ज़रिए। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो ये हमारे पास इनपुट लूप है और ये हमारे पास आउटपुट लूप है। तो इसके अंदर ये पिन कॉमन है जिसकी वजह से हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के जो हमने सिंबल देखी थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की, वो कुछ इस तरह से थी। ये हमारी बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर। और इसमें क्या होता है, बेस में करंट एंटर होता है और इसके कलेक्टर में करंट एंटर होता है और एमिटर से करंट आई एग्ज़िट करता है जब हम इसके जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करते हैं। तो इस तरह से बेस में करंट एंटर होगा, कलेक्टर में करंट एंटर होगा और एमिटर से करंट निकलेगा। ये जो है ये सिंबल थी एनपीएन बीजेटी की बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, जिसके अंदर एक करंट की सारी डायरेक्शंस वगैरह बताई हुई हैं। अभी इसका जिस तरह इनपुट लूप है और आउटपुट लूप है, हम एनपीएन को फर्दर स्टडी करते हैं। ये बेस, एमिटर, कलेक्टर, और एमिटर करंट एग्ज़िट करता है, कलेक्टर करंट इसमें एंटर होगा, बेस करंट एंटर होगा जब हम बाइस करते हैं। और इसके साथ दूसरी सिंबल भी बना लेते हैं। ये एमिटर है, सॉरी ये है एन टाइप, पी टाइप, और हमने इसको इस तरह से बाइस कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा था इस केस के अंदर हमारे पास ये था कलेक्टर, ये एमिटर और ये बेस। तो इसमें हम देख रहे हैं
कि बेस मीटर को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से कलेक्टर करंट गुजरना शुरू होता है या एमीटर से करंट आना शुरू होता है। इससे अंदर ट्रांजिस्टर से कलेक्टर टू एमीटर करंट गुजरने के लिए इस केस के अंदर कलेक्टर से करंट एंटर होगा, सॉरी, कलेक्टर से इसके अंदर करंट एंटर होगा IC, एमीटर से एग्ज़िट करेगा IE, और बेस से भी एग्ज़िट करेगा। तो इसकी जो इनपुट साइड है वो हमारे पास है बेस मीटर जंक्शन। बेस मीटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये हुआ कि अगर हम लें V बेस टू मीटर वोल्टेज इस एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे I मीटर करंट लें, तो जब बेस टू मीटर 0 वोल्टेज हैं और एक मिनट, इसके ऊपर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, गैप दे लेते हैं, 0.3, 0.6, 0.9 इस पॉइंट पे, और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, और ये करंट हम ले रहे हैं मिली एम्पेयर में, मतलब 10⁻³ एम्पेयर के यूनिट में हम ये करंट इसका ले रहे हैं। तो बेस टू मीटर जब जंक्शन पे हम वोल्टेजेस देंगे, तो हमने पढ़ा है कि बेस टू मीटर अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 से ऊपर जाएंगे तो करंट गुजरेगा, तो 0 पे कोई करंट नहीं गुजरेगा, 0.3 पे भी नहीं, और जब जाएगा 0.7 पे तो इसमें से करंट गुजरना शुरू होगा, 0.7 के ऊपर इसमें से करंट गुजरना शुरू होगा। अब 0.7 से आगे हम जितने भी मर्ज़ी वोल्टेजेस बढ़ा दें, ये इसके अक्रॉस वोल्टेजेस आएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके अगर डायोड है ये वाला पी एमिटर बेस जंक्शन, ये एक डायोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो 0.7 से इसके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम कलेक्टर टू एमिटर कर दें, मैं अगर ये 0.7 मैं कह देता हूँ कि कलेक्टर टू मीटर इस पर हमारे पास 1 वोल्ट था, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना के 0.7 के ऊपर ये थोड़ा इस तरह की इसकी शेप बनी, और जब हम कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं तो ये 0.7 के बाद ही राइज़ करेगा कलेक्टर टू मीटर, लेट्स सपोज 2 वोल्टेज, और अगर कलेक्टर टू मीटर हम इससे भी ज़्यादा कर दें तो भी 0.7 के बाद ही वो राइज़ करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके अक्रॉस हमने फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दे दी है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ये इधर हमेशा एमिटर टू बेस 0.7 ही रहेगा, चाहे आप कलेक्टर टू एमिटर आप बेशक इसको कलेक्टर टू मीटर अगर 1 वोल्ट दें तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 का ही रहेगा, चाहे आप कलेक्टर टू मीटर 2 वोल्ट दें तो भी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 ही रहेगा इन दो इस जंक्शन के ऊपर। आप जितने मर्ज़ी वोल्टेज बढ़ाते जाएं कलेक्टर टू एमिटर, जो आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है एमिटर टू बेस वो 0.7 का ही रहेगा। लेकिन कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, जो करंट हमारे पास कलेक्टर से एंटर हो रहा है एमिटर पे एग्ज़िट कर रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप बेस टू एमिटर 0.7 ही रहेगा। अभी जो हमने ग्राफ देखा था उसमें भी यही था कि आपके पास ये एक ग्राफ है, ये आपका पास बेस टू मीटर है, ये आपके पास कलेक्टर करंट है, और जब आप बेस टू मीटर वोल्टेज 0.7 से बढ़ाते हैं तो बेस टू मीटर 0.7 रहेगा, लेकिन आपके डिपेंडिंग अपॉन कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज जो आपका ये ये मीटर करंट जोन्स है वो आपका इंक्रीज़ करता रहेगा, लेकिन इधर 0.7 पे ही होगा, 0.7 से ही एमिटर करंट आगे गुजरना शुरू होगा, जो ये वाला पॉइंट है 0.7 वोल्ट। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो बेस टू मीटर जंक्शन पे 0.7 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन
बेशक आप कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज जो मर्ज़ी देते रहें। कहने का मतलब ये है कि जो बेस टू मीटर है उस पे वोल्टेज हमेशा 0.7 रहेंगे और अगर आप 0.7 से बढ़ाएंगे तो भी वो 0.7 ही वोल्टेज ड्रॉप अपने क्रॉस लेगा। और इस सूरत में 0.7 या अगर आप कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे ये होगा कि अमीटर करंट सिर्फ बढ़ता रहेगा, जो अमीटर करंट है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन बेस टू मीटर जो वोल्टेज है वो फिर भी 0.7 ही रहेंगे। ये जो चीज़ है ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट साइड की। इनपुट साइड कौन सा? वो जंक्शन जो ये बेस टू अमीटर के दरमियान बना है, उस साइड की ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्टरिस्टिक है कि आप कलेक्टर टू मीटर अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उसके अंदर से करंट गुजरेगा और वो करंट तब ही गुजरेगा जब बेस टू मीटर आप 0.7 वोल्टेज दिए होंगे। बेस टू मीटर 0.7 वोल्टेज होने चाहिए। उसके बाद कलेक्टर टू मीटर पे डिपेंड करेगा कि कलेक्टर से मीटर पे कितने वोल्टेज दिए हैं, उसी के हिसाब से अमीटर करंट उसमें से गुजरेगा। अभी हम ये देखिए इनपुट साइड, आउटपुट साइड को हम देख लेते हैं कि आउटपुट साइड पे ये किस तरह का बिहेवियर शो करवाएगा। आउटपुट साइड पे हम ये देखते हैं ये हम इस एक्सिस पे ले लेते हैं कलेक्टर टू मीटर और इस एक्सिस पे हम उसी तरह से कलेक्टर करंट ले लेते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर है। नहीं बल्कि आउटपुट साइड कलेक्टर टू मीटर नहीं, कलेक्टर टू बेस हम लेंगे। एक्स एक्सिस पे कलेक्टर टू बेस और वाई एक्सिस के ऊपर कलेक्टर करंट लेंगे और हम ये लेते हैं ये 0, ये -1 और इसी तरह से 5 वोल्ट अगर दें, 10 वोल्ट दें, 15 दें, 20 दें। ठीक है, हम 5 के गैप से एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम वोल्टेज दिए हैं और ये वोल्टेज हैं जो कि कलेक्टर और कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल के दरमियान हमने दिए हुए हैं। जब हम कलेक्टर और बेस टर्मिनल देंगे और बेस टू अमीटर वोल्टेज हम 0.7 दे चुके होंगे तो हमारे पास कोई ना कोई करंट गुजर रहा होगा। ये करंट 0, 1, 2, 3, 4 मिली एम्पेयर तक हम ले लेते हैं। होगा क्या कि जब आप बेस टू अमीटर 0 वोल्ट देंगे तो आपका करंट 0 रहेगा, आपका करंट कलेक्टर करंट 0 रहेगा। जब बेस टू मीटर आपने 0 वोल्ट दिए तो करंट जो है वो आपका 0 रहेगा और उसके बाद जब आप बेस टू मीटर वोल्टेज बढ़ा देते हैं, मतलब 0.7 दे देते हैं, तो आपका जो करंट है लेट्स सपोज कि वो 0 से उठ के वो चला गया 1 मिली एम्पेयर के ऊपर। अभी 1 मिली एम्पेयर मैंने क्यों किया कि सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आप कलेक्टर टू बेस आपने 0 वोल्टेज दिए और जब बेस टू कलेक्टर टू जब आपने बेस टू मीटर वोल्टेजेस दिए 0.7 वोल्टेज दिए, लेट्स सपोज उसमें 1 मिली एम्पेयर गुजरना शुरू हुआ। अब आप कलेक्टर टू बेस 5 वोल्ट दे दें, 10 दे दें, 15 दे दें, 20 दे दें, लेकिन इसका जो कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट रहेगा 1 मिली एम्पेयर का। ठीक है, इसी तरह से आपने कलेक्टर टू बेस पॉइंट अगर उसमें से कलेक्टर टू मीटर करंट गुजर रहा है वो लेट्स सपोज 2 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, आपने 0.7 दिए, 2 मिली एम्पेयर दिया। अभी कलेक्टर टू बेस आप जितने मर्जी वोल्टेज बढ़ा दें ये 2 मिली एम्पेयर ही रहेगा। इसी तरह से आप और ऊपर जाएं तो 3 मिली एम्पेयर अगर कलेक्टर करंट गुजर रहा है तो कलेक्टर टू बेस आप जितने मर्जी वोल्टेज बढ़ा दें 3 मिली एम्पेयर ही रहेगा। सेम इसी तरह अगर 4 मिली एम्पेयर गुजर रहा है तो कलेक्टर टू बेस जितने मर्जी वोल्टेज बढ़ा दें ये 4 मिली एम्पेयर ही रहेगा। अभी इसमें एक चीज़ हुई कि ये जो जगह थी, ये जो ब्लैक लाइन थी, ये तब थी जब बेस टू मीटर वोल्टेज 0 थे, तो मतलब जो बेस टू मीटर जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस नहीं था और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसके ऊपर भी वोल्टेजेस हमने जो बेस टू मीटर है उस पर वोल्टेज हमने नहीं दिए थे, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ था। तो इस जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का है कट ऑफ रीजन।
क्योंकि इसके अंदर कोई एमिटर करंट कोई कलेक्टर करंट नहीं गुजर रहा, इस ज़ीरो एक्सिस के ऊपर ज़ीरो करंट गुजर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये कट ऑफ रीजन है। उसके बाद अगर आप देखें इस रीजन को, तो इसमें क्या हो रहा है कि कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज चेंज करने से आपका जो कलेक्टर है उसके अंदर जो करंट है वो गुजर रहा है। तो इस जगह को हम कहते हैं कि ये हमारा एक्टिव रीजन है। और अभी ये जो पॉइंट है 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3, 4, ये जो हमारे पास इधर आ रहा है, जब हमारे पास कलेक्टर टू बेस उसके ऊपर वोल्टेजेस या नेगेटिव में है, ये ज़ीरो हैं, तो उसके अंदर से एक करंट गुजर रहा है 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर। तो जो लेफ़्ट साइड पे हमारा ये वाली जगह है, ये सारी, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर अभी सैचुरेट हो गया, तो ये इसका सैचुरेशन रीजन है। ये वो 3 रीजन थे जो हम पिछली वीडियो के अंदर इसको बात की थी। कट ऑफ रीजन क्या है? जब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और एमिटर बेस्ड जंक्शन दोनों रिवर्स बायस हैं तो कट ऑफ रीजन में आ गया। एक्टिव रीजन वो होता है जिसके अंदर, ये वाला जो रीजन है, जिसके अंदर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो, तो ये एक्टिव रीजन है। सैचुरेशन में क्या है? दोनों जो जंक्शंस हैं वो फॉरवर्ड बायस हों, दोनों जंक्शन जो हैं वो फॉरवर्ड बायस हो जाएं, तो ये हमारे पास सैचुरेशन रीजन कहलाता है। सो दोबारा से देख लें, इस रीजन के अंदर बेस टू मीटर जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन कहलाता है। और जो ये रीजन है जिसके अंदर कलेक्टर बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो, एक्टिव रीजन। और जब आप दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो उस रीजन को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। वो जो ट्रांजिस्टर स्टेट में होता है उसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। अभी हमने ये देखा कि इस ग्राफ में कलेक्टर बेस और आई करंट, इस ग्राफ में एक पॉइंट ये आया कि जिसको हमने कहा था कट ऑफ रीजन जोन्स है, इसके अंदर दोनों जो जंक्शंस हैं वो रिवर्स्ड बायस हैं, बेस मीटर और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों रिवर्स्ड बायस हैं, इस वजह से हम इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो एमिटर करंट है इस स्टेट के अंदर, आई एमिटर इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी आई एमिटर जो सा वो ज़ीरो है, लेकिन ये एमिटर कलेक्टर बेस, इसमें जो आपका एमिटर है ये अभी करंट ज़ीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ करंट गुजरेगा जो कलेक्टर से बेस की तरफ गुजरेगा, जिसे आई सी के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं या आई सी पी ओ के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कलेक्टर टू बेस करंट गुजरेगा जब एमिटर इज़ ओपन। तो ये कंडीशन वही है कि जब करंट नहीं गुजर रहा कट ऑफ के अंदर, तो आई ई जो सा वो ज़ीरो होता है। सो आई सी या आई सी बी ओ ये वो करंट है जो कलेक्टर टू बेस फ्लो करता है व्हेन एमिटर करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये कब होता है? जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में हो। उसके बाद हमने एक और चीज़ का बात कही कि अगर लेट्स सपोज इधर करंट गुजर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू है एमिटर करंट की, और ये हमारे पास बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर। कोई ना कोई करंट जब हम इसको एक्टिव रीजन में लेके जाएंगे आई एमिटर से गुजरेगा,
कुछ ना कुछ करंट बेस में जाएगा और कुछ करंट आई कलेक्टर का होगा। हमने पहले स्टडी करते हुए बात की थी कि जो बेस है उसके अंदर जो करंट एंटर होता है या लीव करता है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और बाकी जो कलेक्टर से करंट एंटर होगा वो मोस्टली एमिटर से एग्जिट कर जाएगा। तो हमने ये इक्वेशन कही थी कि आई एमिटर इज इक्वल टू आई बेस प्लस कलेक्टर करंट, यानी कि बेस और कलेक्टर करंट को ऐड करेंगे तो एमिटर करंट बनेगा। जब हमने कहा कि ये जो बेस का करंट है ये माइक्रो एम्पेयर्स हैं, तो मैं इसे कह देता हूँ कि इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एम्पेयर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आई एमिटर इज़ इक्वल टू आई कलेक्टर, यानी कि जितना करंट कलेक्टर से एंटर होगा वो एमिटर से एग्जिट कर जाएगा। और बेस का जो करंट है वो तो बहुत ही माइक्रो एम्पेयर्स में, जो कि नेग्लिजिबल होता है। जो बेस का करंट है वो जब बेस का करंट एंटर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर, तो उसी की वजह से कलेक्टर करंट एमिटर की तरफ गुजरता है। एक तो हम वोल्टेजेस भी देते हैं बेस टू एमिटर पे, तो कलेक्टर टू एमिटर करंट उसकी वजह से गुजरता है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर टू एमिटर करंट है वो डिपेंड भी करता है बेस के करंट के ऊपर, लेकिन ये बहुत माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। इसको अगर नेग्लिजिबल कर दें तो आपका जो एमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होते हैं, यानी कि कलेक्टर और एमिटर करंट दोनों इक्वल होते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा कि अगर आप ट्रांजिस्टर को उसके बेस टू एमिटर को फॉरवर्ड बाइस कर दें और 0.7 वोल्टेज दे दें तो आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली टू एमिटर करंट के इक्वल होता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने बेस टू एमिटर वोल्टेज 0.7 देने हैं। और अगर आप बेस टू एमिटर जो वोल्टेजेस हैं उसको ज़ीरो कर दें तो आपका जो एमिटर करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तब जो कलेक्टर करंट गुजरेगा वो गुजरेगा ड्यू टू ICBO, जो कि कलेक्टर से जाएगा टूवर्ड्स बेस। और ये जो करंट है ICBO या ICO के साथ भी रिप्रेजेंट होता है, ये तब होता है जब एमिटर ओपन होता है, यानी कि एमिटर से कोई करंट नहीं गुजर रहा होता। और ये डिपेंड भी करता है टेम्परेचर के ऊपर, और ये तब गुजरेगा जब कलेक्टर टू बेस जंक्शन जोन से वो रिवर्स्ड बाइस हो। तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी। एक हमने देखा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक रीजन देखा एक्टिव, फिर हमने देखा कट ऑफ, फिर हमने देखा सैचुरेशन रीजन। जो एक्टिव रीजन होता है उसके अंदर बेस एमिटर जंक्शन वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमारे पास रिवर्स बाइस होता है। कट ऑफ के अंदर ये होता है कि आपका जो बेस एमिटर जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस होता है। इसी तरह से जो सैचुरेशन है उसके अंदर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। जब ट्रांजिस्टर होता है कट ऑफ में, जो ये कॉन्फ़िगरेशन है इस रीजन के अंदर तब ऑपरेट करवाते हैं जब ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ करना हो। तो एक्टिव में तब करवाते हैं जब हम इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना हो। और सैचुरेशन के जो यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट इनको स्टडी करेंगे कि सैचुरेशन के अंदर हम कब इसको यूज़ करवाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।